हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ इन प्रयाग स्टडी। मेरा नाम विशाल त्रिपाठी है और आज इस क्लास में मैं कुछ क्वेरीज की बात करूंगा जो आप लोगों ने हमको भेजा है। ठीक है ना? तो खूब ध्यान से देखिए, छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ न्यूमेरिकल के आइडिया के लिए बोला गया है। तो मैं अब आप लोगों के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है? तो देखिए क्या है, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल ऑफ लेंथ L and area cross section A has a resistance of 4 ohm। बोला क्या गया, एक वायर है, इस वायर का लेंथ है L, लेंथ कितना है L, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया है A और इसका जो रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस है 4 ohm। ओके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर आगे बताइए, व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल। इसी मटेरियल का, यानी रेजिस्टिविटी सेम रहे, इसी मटेरियल का एक दूसरा वायर हमने लिया, इसी मटेरियल का एक दूसरा वायर हमने लिया L/2 लेंथ का। लेंथ कितना है इसका? L/2। L/2 का मतलब क्या है, जितना ये है इसका हाफ ये है, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है 2A है, तो इसका जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो सर इसके लिए तो आपको हमने एक फॉर्मूला बताया है, प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे कि R1/R2 अगर सेम मटेरियल है तो उसके लिए ρ1 L1/A1 अपॉन में ρ2 L2/A2, इस तरीके से मैंने बताया था। और मैंने कहा था उस टाइम कि अगर सेम मटेरियल है तो भाई रेजिस्टिविटी दोनों की सेम होगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सेम होगा, तो R1/R2 आपको जो फॉर्मूला मिलेगा वो मिलेगा L1/L2 इंटू A2/A1। सब की वैल्यू पुट करिए और R2 का आंसर निकल जाएगा। तो चलो निकाल देते हैं आंसर, बहुत आसान सी बात है। R1 कितना दिया है? R1 दिया है 4 ohm। L1 कितना दिया है? L1 दिया है L। L2 कितना दिया हुआ है सर? L2 दिया है L/2। सर A1 कितना दिया गया है? एरिया क्रॉस सेक्शन पहले का A दिया गया है, दूसरे का एरिया क्रॉस सेक्शन यानी A2 कितना दिया गया है? 2A दिया गया है। देन पुट द वैल्यू और R2 निकाल लीजिए। तो R1 कितना है? 4 है, अपॉन में R2 इज इक्वल टू L1 कितना है सर? L1 है L और L2 कितना है? L/2 है, इंटू A2 की वैल्यू कितनी है सर? A2 की वैल्यू है 2A और A1 की वैल्यू कितनी है? A से A कैंसिल आउट, L से L कैंसिल आउट, ये 2 ऊपर जाएगा और ये 4 अपॉन में R2 इज इक्वल टू, ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये 2 हो गया, तो 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 4R2, 4 से 4 कैंसिल, R2 इज इक्वल टू आ गया 1 ohm। कितना आ गया? 1 ohm। तो ये 1 ohm आपका क्या हो गया? आंसर। इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है इस वायर का, इसका कितना होगा? ये 1 ohm होगा और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया है? इसमें देखिए बेसिकली हमसे इसमें कई टाइप के क्वेश्चन दिए हैं और इसमें बेसिकली जो मुझसे पूछा गया है वो 24 टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है कि सर इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे। कहानी क्या है पहले इसको समझ लें आप, कि दिया है इसमें 2 लैंप्स, वन रेटेड 40 watt at 220 volt and another 60 watt 220 volt are connected in parallel to the supply at 220 volt। ठीक है, draw the circuit diagram to show the connection। इन दोनों का कनेक्शन शो करना है। तो सबसे पहले आप ये समझिए, आपको मैं पहले से बता दूं, आपको सीरीज पैरेलल आइडिया है, अब उसको हम समझ लेते हैं और बना लेते हैं सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम में सर क्या चाहिए? सर सर्किट डायग्राम में बैटरी होती है या सेल होता है, और उस सेल से कनेक्टेड क्या रहता है? सर स्विच रहता है, और ये ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। अब हम यहां तक तो ऐसे बना दो। अब बात करते हैं, 2 लैंप हैं। कितने लैंप हैं? 2 लैंप्स हैं, वन रेटेड 40 watt एंड अनदर रेटेड 60 watt कनेक्टेड इन पैरेलल। दोनों पैरेलली कनेक्टेड हैं। तो पैरेलली कैसे होगा? ऐसे, और ये ऐसे लाके इधर मिला दें, ये ऐसे और ये इसे ला करके इधर मिला दें। ये आपका बल्ब हो गया
इसको नाम दे दे A, इसको नाम दे दे B। ये है आपका 60 वॉट रेटेड एट 220 वोल्ट, ये है आपका 40 वॉट रेटेड एट 220 वोल्ट। हो गया आपका काम। क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ हो गई। फिर क्या बोला गया? दूसरा क्वेश्चन इसमें बोला गया कैलकुलेट द करंट ड्रॉन फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल सप्लाई। अगर मैं यहां पे एक एम्पियर मीटर लगाया हूं तो बोल रहा है कि इस एम्पियर मीटर के थ्रू कितनी करंट फ्लो करेगी, कितनी करंट इससे जा रही होगी, ये हमको बताना है इसमें। ठीक है सर, आइए बता देते हैं। इस A पर कितनी करंट जा रही होगी, तो जरा देखो, अगर मैं I निकाल रहा हूं A पर तो कैसे निकलेगा सर? पावर इज इक्वल टू होता है V इंटू आई। इसकी पावर दी गई है, इसके क्रॉस वोल्टेज दिया गया है 220। इसका मतलब I निकालने के लिए मुझे P बाई V करना पड़ेगा, जिसमें P कितना दिया है 60 और V कितना दिया है सर 220 दिया है। तो 60 बाई 220 अगर हम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? I एट A, I एट A मिल जाएगा। ये आ गया आपका 6 अपॉन में, यानी 2 3 जा 6, 2 11, यानी ये आ गया आपका 3 बाई 11। कितना आ गया? I A मिल गया आपका 3 बाई 11 एम्पियर मिल गया। कितना मिल गया? 3 बाई एम्पियर। इसी तरीके से IB भी निकालेंगे तो वहां पे भी क्या करेंगे? पावर अपॉन वोल्टेज करेंगे। पावर कितनी दी है? 40 वॉट, कितना? 220 वोल्ट। ये कैंसिल आउट कर देंगे और ये भी 2 बाई, देख लो 2 बाई 11 लिख सकते हैं भाई, 2 से डिवाइड कर देंगे तो I एट B कितना मिल गया? 2 बाई 11 एम्पियर मिल गया। अब ध्यान से देखो, मैं आपसे कहूं कि एक बात बताओ भैया, कि यहां से मान लो I करंट गई, यहां से I करंट गई, यहां से I दो भागों में बटी, इधर IA गई और इधर IB गई, तो टोटल करंट कितनी गई? तो सर आप कहेंगे टोटल करंट I इज इक्वल टू IA प्लस IB गई। तो IA की वैल्यू कितना है? 3 बाई 11। IB की वैल्यू कितना है? 2 बाई 11। ये कितना आ गया? 5 बाई 11 एम्पियर आ गई करंट की वैल्यू। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा बहुत ही आसानी से। ठीक है, बस दिमाग यहाँ पे क्या लगाना है कि P का फॉर्मूला आपको यूज करना है। P का कौन सा फॉर्मूला? P इज इक्वल टू V इंटू I का फॉर्मूला, और आपका काम बन गया। फिर बोला है कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड बाई, तो ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड, टोटल कंज्यूम्ड एनर्जी पता करनी, ओके, बाई द टू लैंप्स टुगेदर व्हेन दे ऑपरेट फॉर 1 आवर। अगर इन दोनों लैंप को 1 घंटे के लिए हम चला दें तो ये कितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे? सर ठीक है, कंज्यूम्ड एनर्जी हमको निकालनी है, तो आइए कंज्यूम्ड एनर्जी निकालते हैं। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज लिखना चाहूंगा कि I आपका कितना आ गया है? 5 बाई 11 एम्पियर। इसको नोट करके रखते हैं, शायद ये अपने काम में आ जाए। फिलहाल कंज्यूम्ड एनर्जी हमको निकालनी है किसका? दोनों लैंप का। अगर 1 घंटे तक चले तो, अच्छा 1 घंटे तक चलेंगे तो कितना ये एनर्जी कंज्यूम करेंगे? आइए देखते हैं। तो सबसे पहले 60 वाट का देखो, 60 वाट का लैंप अगर 1 घंटे तक चल रहा है, कितने घंटे तक? 1 घंटे तक। और इधर आप देख लें 40 वाट अगर आपका 1 आवर तक चल रहा है, तो दोनों के लिए ही देख लेते हैं। आओ, तो कंज्यूम्ड एनर्जी का फॉर्मूला हम कैसे याद करें? सबसे बड़ी दिक्कत यही है, क्योंकि ये तो हमको पढ़ा ही नहीं है कहीं पे, बहुत बार बताया गया आपको। P इज इक्वल टू W अपॉन में T होता है, होता है, बिल्कुल सर होता है। और ये W कुछ और नहीं, यही है हमारा कंज्यूम्ड एनर्जी। क्लियर है? तो कंज्यूम्ड एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम टेकन, यानी जो अप्लायंस है कितने पावर का है, कितनी देर तक चला, उसका प्रोडक्ट निकाल दो तो सर कंज्यूम्ड एनर्जी निकल जाएगा। तो पावर कितना है? 60 वॉट का, कितने घंटे तक चला है? 1 आवर तक। 1 आवर, कितना टाइम आवर में रख रहे हैं, तो हमें इसको किलो वॉट में रखना चाहिए। किस में रखना चाहिए? किलो वॉट में रखना चाहिए। तो आइए इसका आंसर निकालते हैं, या 1 सेकंड, टाइम को सेकंड में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। 60 इंटू
टाइम कितना दिया है, 1 आवर दिया है ना, 1 आवर का मतलब क्या होता है 3600 सेकेंड। टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट में रखते हैं तो ये हो गया 3600 सेकेंड हो गया। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 6 6 जा 36, 3 6 जा 18, 18 और 3, ये आ गया इतना जूल कंज्यूम्ड एनर्जी निकल गया ए का। पहले बल्ब का आपका कंज्यूम्ड एनर्जी निकल गया। सेम एज इट इज कंज्यूम्ड एनर्जी ऑफ बी निकालेंगे तो कितना करेंगे 40, भाई पावर इनटू टाइम, टाइम कितना है 3600, मल्टीप्लाई करिए 1230 4 और 14, ये कंज्यूम्ड एनर्जी ऑफ बी हो गया। टोटल कंज्यूम्ड एनर्जी बोल रहा है, टोटल कंज्यूम्ड एनर्जी कितना होगा, टोटल कंज्यूम्ड एनर्जी होगा CEA प्लस CEB, कितना CEB निकाल लीजिए आपका 21 6000 और ये हो गया 144 इसको ऐड कर दीजिए 0 0 0 10 516 और ये आ गया 3, तो इतना जूल आपकी क्या आ गई, एनर्जी आ गई। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था इसमें, छोटा सा कैलकुलेशन आपको करना था, फॉर्मूला आपको ये दिमाग में लगाना था कि कैसे हम फॉर्मूला यहाँ पे पाएं। क्लियर है बात, एकदम क्लियर है बात। इसके अलावा अलग अलग अप्लायंसेस के लिए देता है कि इतना बल्ब है, इतना फैन है, तो उसको कैसे निकालें, खूब ध्यान से समझिए। कंज्यूम्ड एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है मैंने आपको बताया है, वो कितना होता है वॉट इंटू आर इंटू डे इंटू एन अपॉन में 1000 इतना किलोवाट आवर में ये क्या निकल जाएगा कंज्यूम्ड एनर्जी। तो कंज्यूम्ड एनर्जी किलोवाट आवर में निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है, जहां पे आपका जो एन है, एन का मतलब क्या है नंबर ऑफ अप्लायंस, क्या है नंबर ऑफ अप्लायंस है, कितने अप्लायंसेस इसमें लगे हुए हैं उसके बारे में है। जैसे मैं कहूं कि एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, ऐसे ही बस सिंपल बता रहा हूं आपको, 100 वॉट का बल्ब, 100 वॉट का दो बल्ब 2 घंटे के लिए चल रहा है। कितने घंटे के लिए एक दिन में, 2 घंटे के लिए चल रहा है। 200 वॉट का 3 फैन है, कितने फैन 3 फैंस हैं जो दिन में 6 घंटे तक चल रहे हैं, पर डे 6 आवर चल रहे हैं, 6 आवर इन अ डे। 1000 वॉट का, 1000 वॉट का, या इसको आप ऐसे दिया जाएगा क्वेश्चन में 1 किलोवाट का 3 हीटर है और ये 1 आवर चल रहा है इन अ डे। हालांकि बल्ब ज्यादा चलता है तो बल्ब को लिख लो आप 7 आवर्स इन अ डे। क्लियर है। अगर ये इस तरीके से चल रहे हैं और क्या, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 2 रुपीज पर यूनिट है। बहुत ही मतलब महंगाई नहीं है, बहुत सस्ता जमाना चल रहा था, उस टाइम की बात कर रहे हैं हम। 2 रुपीज पर यूनिट अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्ज हो रहा है तो आपसे बोला गया कि सर टोटल बिल बताइए कितना होगा, टोटल बिल फॉर 1 मंथ, टोटल बिल फॉर 1 मंथ पूछा गया, आपको इसको कैलकुलेट करके बताना है। तो फॉर्मूला क्या है, यही है आपका। लेकिन इसको आप करेंगे कैसे, थोड़ी समझदारी यहां पे आपको दिखानी पड़ेगी। समझदारी कैसे, आपको ऐसे कुछ ब्लॉक्स बनाने हैं, ठीक है। या एक काम करें, सबसे पहले आप किसके लिए निकालेंगे, बल्ब के लिए। किसके लिए, बल्ब के लिए। तो बल्ब के लिए कंज्यूम्ड एनर्जी किसकी निकलेगी, बल्ब की। तो कंज्यूम्ड एनर्जी ऑफ बल्ब क्या होगा सर, वॉट आवर डे इंटू एन। तो वॉट क्या है, बल्ब कितने वॉट का है, 100 वॉट का बल्ब है, तो वॉट की जगह 100 लिख दीजिए। वॉट इंटू आवर, कितने दिन चल रहा है, दिन में कितने घंटे चल रहा है, सॉरी एक दिन में कितने घंटे चल रहा है, तो सर 7 आवर चल रहा है, तो 7 इंटू डे, इंटू डे, डे का मतलब
बोला गया 1 मंथ के लिए आप बिजली का बिल निकालिए, पूरे इलेक्ट्रिसिटी बिल फॉर 1 मंथ। 1 मंथ का मतलब क्या, 30 डेज। तो डे में कितना आ जाएगा, 30 डे। अगर 1 वीक के लिए निकालना होता तो डे कितना होता, 7 डे। या डे दिया ही नहीं है, बोला इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालिए, डे कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो डे 1 रखेंगे। जब कुछ नहीं देगा तो क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। इस फॉर्मूले में ये याद रखना। एन का मतलब क्या है, कितने नंबर ऑफ बल्ब्स हैं। तो बल्ब कितना लिया हमने, 2 लिया है, तो 2 रख करके 1000 से डिवाइड कर देंगे। ये वैल्यू हमें किलोवाट आवर में या यूनिट में मिलेगी। इसी किलोवाट आवर को हम लोग यूनिट बोलते हैं, जिसे हम कॉमर्शियल यूनिट भी बोलते हैं। ओके, तो यहां से हम इसको सॉल्व किए और ये हमें मिल गया कंज्यूम्ड एनर्जी ऑफ बल्ब 1 2 3 1 2 3 7 3 21 2 42 यूनिट। हमें क्या मिल गया, बल्ब का 1 महीने में टोटल कंज्यूम्ड एनर्जी मिल गया हमें। तो कंज्यूम्ड एनर्जी ऑफ बल्ब टोटल मिल गया है। अब बात करते हैं किसकी, फैन की बात करते हैं। तो फैन में क्या है, फैन में सर कितने, फैन में तो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड एनर्जी ऑफ फैन, कंज्यूम्ड एनर्जी ऑफ फैन कितने वॉट का है सर, फैन हमारा 200 वॉट का है। ईच फैन ऑफ 200 वॉट। अच्छा, वॉट इंटू आवर, कितने घंटे चल रहा है दिन में, तो सर 6 आवर चल रहा है एक दिन में, तो 6 आवर कर दिया। कितने दिन के लिए निकालना है सर, 1 मंथ के लिए निकालना है, इसका मतलब डे में हम 30 ही रखेंगे, तो 30 रख दिया। कितने नंबर ऑफ फैंस हैं, फैन कितने हैं, 3 है, तो 3 रख दिया, अपॉन में 1000 कर देंगे। तो ये हमें किस में मिल जाएगा, यूनिट में या किलोवाट आवर में मिलेगा। याद है बात, एकदम याद है सर। और ये आ गया कितना, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, एक सेकेंड, 36 ठीक है, सही है आई थिंक। देख लेते हैं, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, 18 सही है। कंज्यूम्ड एनर्जी ऑफ फैन निकल गया 108 यूनिट। क्या निकल गया, 108 यूनिट। अब मिला किसका काम है, हीटर दे दिया, हीटर का दे दिया सर। हीटर कितना दिया है, तो हीटर का जो कंज्यूम्ड एनर्जी होगा, कंज्यूम्ड एनर्जी ऑफ हीटर, ये कितना दिया है सर, ये हमको दे दिया है 1 किलोवाट। अब 1 किलोवाट दिया है, फॉर्मूले में अपने को पावर किस में रखना है, वॉट में रखना है। इसका मतलब मुझे यहां पे 1000 लिखना चाहिए। उसके बाद क्या है सर, आर है। आर का मतलब कितने घंटे चल रहा है दिन में, केवल 1 घंटे के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और हमें कितने दिन के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए सर, 1 मंथ के लिए चाहिए। इसका मतलब हमें नंबर ऑफ डेज कितना रखना है, 30। और कितने हीटर लगे हैं घर में, 3 हीटर्स लगे हुए हैं, तो 3 हीटर एन की जगह 3 रख देंगे, अपॉन में 1000, ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। और कंज्यूम्ड एनर्जी ऑफ हीटर जो है आपका मिलेगा 33 जा 90, 33 जा 90, और ये हो गया आपका यूनिट। क्या बात सही है टुडे? तो ये हीटर का निकल गया। टोटल कंज्यूम्ड एनर्जी कितना निकल गई, टोटल कंज्यूम्ड एनर्जी क्या होगी भाई, बल्ब का यूनिट प्लस कंज्यूम्ड एनर्जी ऑफ फैन प्लस कंज्यूम्ड एनर्जी ऑफ हीटर, ऐड कर दे तीनों को, यानी 42 प्लस 108 प्लस 90, ये कर दें तो ये हमें हमारा रिक्वायर्ड आंसर देगा। और वो है कितना, 8 to 10, 9 और 4 हो जाएगा, और 112। चेक कर लीजिए, ऐसे कर लेते हैं, गलती ना हो जिससे। एकदम सही है भाई। इतना यूनिट क्या निकल गया, इतना यूनिट निकल गया आपका कंज्यूम्ड एनर्जी टोटल तीनों अप्लायंसेस का 1 मंथ के लिए। अब आपसे पूछा कि टोटल बिल कितना होगा, तो टोटल
जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा उसका फॉर्मूला होता है टोटल कंज्यूम्ड एनर्जी इनटू रेट। तो टोटल कंज्यूम्ड एनर्जी कितनी है 240, रेट कितना है 2 रुपए पर यूनिट, 2 रुपए पर यूनिट, मल्टीप्लाई करेंगे इतना रुपया, 480 रुपीज निकल गया पूरे 1 मंथ के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम इस तरीके से करते हैं, बहुत ही आसान सा है, बस आपको 2 बार देखना है, आप पूरे स्टेप को कॉपी कर लेंगे और आपका आंसर एकदम मिनटों में आएगा। क्लियर है? ओके सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ चीजें हैं, वो किससे रिलेटेड है मैं आपको बता दूं। इलेक्ट्रिक बल्ब किससे रिलेटेड है? इलेक्ट्रिक बल्ब से रिलेटेड हमसे पूछा गया है। तो एक बार देख लो यार, इलेक्ट्रिक बल्ब क्या है। इलेक्ट्रिक बल्ब ये है, ये इलेक्ट्रिक बल्ब ऐसे होता है, ऐसे, और यहां से ऐसे 2 वायर ऐसे निकले होते हैं, ये ऐसे फिलामेंट होता है, ये इस तरीके से होता है। और ये फिलामेंट हमारा किसका बना होता है? ये फिलामेंट हमारा टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन, टंगस्टन की स्पेलिंग गड़बड़ हो रही है, चलो टंगस्टन का बना होता है, अब तो सही है ना भाई? हाँ चलो, इसके अंदर इनर्ट गैसेस भरी होती हैं। क्या भरी होती हैं? इनर्ट गैसेस, इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस, नोबल गैसेस भरी होती हैं। ये आपका ग्लास बल्ब होता है। क्या होता है? ग्लास बल्ब होता है। तो ध्यान से देखिए, इसमें कुछ नहीं, बहुत ही आसान सी बात है। ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पे काम करता है। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। किस पे काम करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के प्रिंसिपल पर ये काम करता है। होता क्या है सर? होता ये है कि जब इसके थ्रू हम करंट पास कराते हैं तो ये टंगस्टन हाईली रेजिस्टिव मटेरियल है। क्या है? हाईली रेजिस्टिव मटेरियल है, जिसके कारण क्या होता है कि जब इसके थ्रू करंट पास करता है तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है कि जो हीट होता है, हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर। यानी जैसे ही उस हाईली रेजिस्टिव मटेरियल से करंट पास करेगा वो हीट कर जाएगा, और इतना ज्यादा हीट कर जाएगा कि वो ग्लो करने लगेगा, चमकने लगेगा और लाइट प्रोड्यूस करेगा। क्लियर? अब फिलामेंट आप देखते हैं तो बहुत जर्जर सा बनाया जाता है। ये कुछ इस तरीके का जो ये है, ये क्या है? बहुत ही पतला वायर होता है। जो ये वायर होते हैं, जो सपोर्टिंग वायर होते हैं, इनके कंपैरिजन में ये जो होता है ये बहुत ही थिन वायर होता है, बहुत ही पतला वायर होता है। अच्छा, तो इसका अगर रेजिस्टेंस मैं R कहूं, कितना कहूं? R। अब खूब ध्यान से देखो, फिलामेंट बहुत पतला होता है, प्लस इसको जो मैंने ऐसे दिखा दिया, ये ऐसे नहीं होता, ये ऐसे ऐसे वायर होता है। ये देखो, ऐसे क्वाइल के फॉर्म में ये होता है। किसके फॉर्म में होता है? ये क्वाइल के फॉर्म में होता है। इसका मतलब इसको अगर बड़ा करेंगे बहुत लंबा हो जाएगा। ये ऐसा क्यों बनाया गया है? क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। अगर मुझे किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा चाहिए, देन वी हैव टू, भाई फोकस करना पड़ेगा हमें लेंथ पे। लेंथ हमने क्या ले लिया? बड़ा। कैसे? इसको क्वाइल के फॉर्म में लेकर के। अच्छा, हमें और ज्यादा रेजिस्टेंस चाहिए सर, तो हम क्या करेंगे? रेजिस्टेंस जो उस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया रखेंगे वो बहुत कम रखेंगे, और जब उस वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बहुत कम रखेंगे तब हमें जो रेजिस्टेंस मिलेगी वो भी ज्यादा मिलेगी। यानी हमने लेंथ भी बढ़ा दिया, हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कम कर दिया, और हमने इसकी रेजिस्टिविटी भी बहुत ज्यादा रखी, इसका रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा रखने की कोशिश की। तो मटेरियल ले लिया, टंगस्टन ले लिया, रेजिस्टिव मटेरियल ले लिया, तो क्या होगा? ये ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। ये ज्यादा लेंथ रखेगा तो ज्यादा रेजिस्टेंस रखेगा तो ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। क्योंकि 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 हीट प्रोड्यूस इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। यानी जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हीट। तो हम केवल रेजिस्टेंस को बढ़ाने के लिए ये सभी फैक्टर का क्या किए? यूज किए। क्या किए? यूज किए, और इस तरीके से ये काम करेगा। इनर्ट गैस क्या करता है? इनर्ट गैस 2 काम करता है। पहला,
दिक्कत क्या है टंगस्टन के साथ, टंगस्टन एट वेरी हाई टेम्परेचर, खूब ध्यान समझना, नोट वाली बात है, इसको नोट करके आप लोग लिखें, एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर टंगस्टन is very reactive, is highly reactive, ठीक है। तो अगर इसके अंदर हम ऑक्सीजन भर दें या कोई गैस भर दें तो उससे क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। इसीलिए मैंने क्या कहा, नोबल गैस भर देते हैं। नोबल गैस भर देंगे तो नोबल गैस भाई रिएक्ट करेगा ही नहीं, तुम कितने भी रिएक्टिव हो कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हुआ, इसको गलने से, इसका ऑक्सीडेशन घटाने के लिए, कम करने के लिए कि न हो, इस वजह से हम उसमें क्या भर देते हैं, नोबल गैस भर देते हैं। क्या भर देते हैं, नोबल गैस भर देते हैं, जिससे उसका ऑक्सीडेशन ना हो, ये डिके ना हो जाए कि पता चला टूट टूट कर निकलने लगे, धीरे से ये टूट जाए। क्लियर है। तो ये इतनी बात है बल्ब की, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आपसे यही उम्मीद रखेंगे कि आप परीक्षा में अपने बहुत अच्छा करेंगे और मेहनत से, समझदारी से आंसर लिखेंगे। खैर आंसर लिखने में क्या ही मेहनत करना, समझदारी से आंसर लिखेंगे, सही है कि नहीं। दूसरी चीज, पावर के बारे में कुछ आपको बता दूं, वो ज्यादा जरूरी है आपके लिए। पावर, पावर क्या है सर, ये रेट ऑफ वर्क डन है। ये क्या है, रेट ऑफ वर्क डन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है सर, W अपॉन में T होता है, या कंज्यूम्ड एनर्जी अपॉन में T होता है, या हीट अपॉन में T होता है। ये हीट अपॉन में T यानी रेट ऑफ हीट को बताएगा। क्या बताएगा, रेट ऑफ हीट को बताएगा। ये न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है, पूरा पूरा याद रखना। रेट ऑफ हीट, किसी किसी क्वेश्चन में पूछेगा कि इतनी हीट जनरेट हो रही है, इसका रेट ऑफ हीट ये है, तो रेट ऑफ हीट जब भी बोलेगा तो हम समझ जाएंगे कि सर ये पावर दिया है, और इस रेट ऑफ हीट को हमें किस में रखना है, इसकी SI यूनिट वॉट में रखना है। क्या रखना, किस में रखना है, वॉट में। अब 100 वॉट दिया, क्या दिया, 100 वॉट दिया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि 100 जूल की एनर्जी पर सेकंड खर्च हो रही है। क्या मतलब है कि पर सेकंड 100 जूल की एनर्जी अगर खर्च हो रही है, कंज्यूम हो रही है, तो उसका पावर कितना होगा, 100 वॉट होगा। क्लियर है भाई, एकदम क्लियर है, बात सही है। इसके साथ साथ एक चीज आप याद रखेंगे कि एक बल्ब है, क्या है, एक बल्ब है, और ये बल्ब रेटेड है। बल्ब बनाने की जरूरत नहीं है, बल्ब है और ये रेटेड है। क्या रेटेड है, रेटेड है 100 वॉट एंड 220 वोल्ट। मतलब आप ये जान लीजिए कि बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत बार पूछा गया है कि 100 वॉट है और 220 वोल्ट, और सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन। तो इसमें आपको पता क्या करना होता है, तो इसमें हमें फाइंड करना होता है। इसका मतलब है ये बोल रहा है चिल्ला चिल्ला के, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपको दे दिया P, कितना दे दिया, 100 वॉट दे दिया। कितना दे दिया, 100 वॉट। आपको V कितना दे दिया, 220 वोल्ट दे दिया। तो बोल रहा है कि I कितना होगा, तो सर आप कहेंगे कि I की जो वैल्यू होगी वो P अपॉन में V होगी, क्योंकि P इज इक्वल टू होता है V इंटू I। तो I कितना होगा, P अपॉन में V। P कितना हो गया, 100, और ये कितना हो गया, 220। इसको डिडक्ट करेंगे और 5/11 एम्पियर क्या निकल जाएगी, आपकी करंट की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये एक क्वेश्चन आप पावर से रिलेटेड याद रखेंगे, जो कि बहुत पूछता है। और ये वाला भी कि रेट ऑफ हीट क्या शो करती है, रेट ऑफ हीट भी आपको पावर शो करेगी। क्लियर है बात, इतनी बातें आपके दिमाग में एकदम मतलब ऐसे फिट होनी चाहिए। इसके साथ साथ एक रिलेशन और इंपॉर्टेंट है आपका, वो रिलेशन क्या है, रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल। किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशन है, इसको आप बताएं। तो सर बहुत आसान सा तरीका है, खूब ध्यान से देखो। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन में टाइम। पावर की SI यूनिट क्या है, 1 वॉट। क्या है, 1 वॉट। जूल की SI यूनिट क्या है, 1 जूल। और टाइम की SI यूनिट क्या है,
सेकेंड, तो 1 सेकेंड, यानी 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन में 1 सेकेंड लिख सकते हैं। और इसको इस तरफ भेज दीजिए, तो 1 यहां पे 1 वॉट इंटू 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्या निकल गया, 1 जूल। कितना निकल गया, 1 जूल। इसको आपने लिख लिया, तो आप जान लीजिए कि आपका पूरा आंसर यहीं पे निकल चुका है। बस थोड़ा सा काम करना है भाई। हमें चाहिए क्या, किलोवाट और आर चाहिए, यानी इस वॉट को किलोवाट में बदलना है, तो वॉट को किलोवाट में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर दिए, तो ये वॉट किस में बदल गया, किलोवाट में। ओके, हमें टाइम आर में चाहिए, तो इस सेकंड को आर में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे हो जाएगा, 1 अपॉन में 3600, ये आर में कन्वर्ट हो गया, और जूल को ऐसे ही रहने दो। तो आप ध्यान से देख सकते हो, किलोवाट मिल गया, आर मिल गया और ये जूल मिल गया, रिलेशन तो हमको मिल गया है। बस इन सबको उधर भेज दो तो अपने को मिल जाएगा, यहां क्या है 1 किलोवाट आर। यूनिट में जो मल्टीप्लाई होता है उसको हम ऐसे डैश से डिनोट करते हैं, शो करते हैं। ये उस तरफ जाएगा तो कितना होगा 3600 इंटू, ये भी उधर जाएगा 1000, और ये आ गया जूल। तो 1 किलोवाट आर जो आया वो कितना आया, 36 इंटू कितना जीरो है, 1 2 1 2 3 5, कितना 36 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल। या इसी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, जैसा कि आपकी किताबों में लिखा था। ये सिग्निफिकेंट वैल्यू है कि डेसिमल को हम हमेशा एक डिजिट के बाद रखें। क्लियर? तो क्या बात समझ में आई? ये है आपका वो रिलेशन। ये रिलेशन 1 से 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। 1 नंबर में तो जनरली दे देता है, कभी कभी 2 नंबर में पूछ लेता है। तो जैसे आपको क्वेश्चन में दे दे कि 36 वॉट है, कितना है 36 वॉट है, इसको जूल में कन्वर्ट करें। क्या दे दिया 36, ऐसे देखो दे दिया आपको क्वेश्चन कि 36 वॉट है। एक सेकेंड, ये क्वेश्चन 36 वॉट क्यों बोल रहा हूं मैं, किलोवाट आवर है, इसको जूल में कन्वर्ट कीजिए। तो आप क्या करेंगे 36 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। इसी तरीके से 100 किलोवाट है, इसको जूल में कन्वर्ट कीजिए। तो क्या करेंगे सर 100 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, जो भी है प्रोडक्ट करके आप निकाल लेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन सारे आपको समझ में आए होंगे और आप इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, खुद पर फोकस करेंगे। इसके बाद जो सबसे ज्यादा अपने को दिक्कत हो रही है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस टाइप के क्वेश्चन में हो रही है। जैसा कि हम लोगों ने नोटिस किया कि बहुत जगह ऐसी बातें आ रही हैं। ये इस तरीके का कोई रेजिस्टेंस है जो कि पैरेलली कनेक्टेड है, 3 रेजिस्टेंस एक दूसरे से पैरेलली कनेक्टेड हैं और ये किसी सोर्स से कनेक्टेड हैं, या कुछ दिया ही नहीं है, बस बोल दिया है ये कनेक्टेड हैं। क्या है? कनेक्टेड है। ये दे दिया 4 ओम, ये 6 ओम और ये 4 ओम दे दिया है, और बोल रहा है कि इन तीनों के क्रॉस या 4 ओम के क्रॉस जो है वो 220 वोल्ट है। कितना है? 220 वोल्ट है। किसके क्रॉस? केवल 4 ओम के क्रॉस। अच्छा ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट अपने को पकड़ना है वो ये पकड़ना है कि सर पैरेलल में जितने भी रजिस्टर एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड होते हैं उन सभी के क्रॉस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। इसका मतलब 220 अगर 4 ओम के क्रॉस दिया है तो 220 यहां पे भी होगा, 220 वोल्ट यहां पे भी होगा। ये बात एकदम अंडरस्टूड है, दिमाग में बिठा के रख लो। अगर इतना आप लगा ले गए तो एक फॉर्मूला है V = IR का, वहां से आप I = देखेंगे तो V/R करेंगे। यानी अगर हम माने कि इसमें I1 करंट जा रही है, इसमें I2 करंट जा रही है,
इसमें I3 करंट जा रही है, तो I1 की जो वैल्यू होगी वो कितना होगी, वो होगी V बाई आर, यानी 220 बाई आर कितना है 4, और ये हो गया आपका 110 अपॉन में 2, और इसको डिवाइड करेंगे 55 एम्पियर। ठीक है, ये रैंडम मैंने ऐसे लिया है वैल्यू, इस वजह से इस तरीके से इतना बड़ा बड़ा वैल्यू आ रहा है, बट आपको क्वेश्चंस में बहुत सही मिलेगा। इसी तरीके से I2 भी अगर निकालेंगे तो I2 कितना करेंगे, V बाई आर करेंगे, यानी 220 अपॉन में 6 ओम, ये कितना आ गया 110 अपॉन में 3 ओम आ गया। इसी तरीके से I3 करेंगे तो ये कितना आएगा सर, ये 4 ओम अपॉन में 220 अपॉन में 4 आएगा, तो ये भी लगभग 55 के अप्रॉक्स आपका आ रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, इतना एम्पियर, ये सब किस में वैल्यू आएगी, एम्पियर में वैल्यू आएगी। 10 अपॉन में 3 एम्पियर करंट है तो एम्पियर में आनी चाहिए, आएगी। बोलेगा टोटल करंट इसमें कितनी है, आई की वैल्यू पूछेगा, तो जो आई की वैल्यू होगी वो कितनी होगी सर, वो I1 प्लस I2 प्लस I3 कर देंगे। तो जो भी आई की वैल्यू आई है उसको लिख करके एम्पियर में आप आंसर मारेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का एक सिंपल सा तरीका क्या है कि पैरेलली अगर कनेक्टेड है और नहीं भी दिया है तो आप दिमाग पे ऐसे जोड़ डालेंगे और सोचेंगे कि अगर सर पैरेलली कनेक्टेड है तो इनके पास क्या रहेगा, सेम वोल्टेज जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत आसानी से आते हैं, बहुत ही आसानी से आ जाते हैं, और एग्जाम के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बच्चों इसको ध्यान में रखना। इसके साथ साथ आपका रेजिस्टेंस दिया गया है, ये देखिए, ये 3 रेजिस्टेंस दिया गया है, R1, R2 एंड R3। R1, R2, R3 दिया गया है, ये I करंट दी गई है, I करंट R1 से भी गई, R2 से भी गई, R3 से भी गई। इसका मतलब क्या है, सीरीज में तीनों रजिस्टर के पास करंट सेम जाएगी। ऐसा भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, और आपसे पूछ ले कि इस R2 के क्रॉस वोल्ट कर, R2 के क्रॉस ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है ये कितना होगा, V2 की वैल्यू। तो V2 की वैल्यू कितनी होगी सर, I यहां से जा रहा है तो I कहां से जाएगा, यहां से भी जाएगा, I कहां से जाएगा, यहां से भी जाएगा, I कहां से जाएगा, यहां से भी जाएगा, सबके थ्रू सेम करंट पास करेगी। तो अगर मुझे V2 पूछ ले या V1 की वैल्यू पूछ ले, V1 का मतलब क्या, R1 के क्रॉस, मुझे V3 पूछ ले यानी R3 के क्रॉस, सीरीज में किसी के भी एक क्रॉस अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पूछ ले तो आपको याद रखना है ये चीज, ये रेजिस्टेंस R है, इसके क्रॉस वोल्टेज V है, और इस रेजिस्टेंस के थ्रू I करंट पास कर रही है, तो हम लिख सकते हैं कि ये जो V होगा ये I और R के प्रोडक्ट के बराबर होगा। और इसी को आपको बस पकड़ के चलना है। क्या करना है, V1 की वैल्यू जो होगी, V1 की वैल्यू हो जाएगी IR1, V2 की वैल्यू जो होगी वो कितना हो जाएगी, जो करंट पास कर रही है, जो रेजिस्टेंस है, IR2, V3 कितना है, जो करंट पास कर रही है, जो रेजिस्टेंस है, यानी IR3। और आप इस तरीके से करके जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें वैल्यू पुट करके बड़ी आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो बच्चों इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। आई होप आपका एग्जामिनेशन बहुत ही अच्छा जाएगा और बहुत अच्छा आप लोग करेंगे। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, सभी को बहुत बहुत बधाई हो इस दिन के लिए कि कल आपके लिए बहुत खास दिन होने वाला है। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आप इस बार 40 आउट ऑफ 40 लेकर के फिर से आएंगे दोबारा। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड वेरी वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।